प्यारे बच्चों, टर्म 2 के लिए इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। तो यहाँ पर सेट 1 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। खंड अति लघुतरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, ये टर्म 2 के लिए है। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का जो भी आर्थिक समस्या होता है उसके अध्ययन जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन, गरीबी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन, ये सारे समष्टि अर्थशास्त्र में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो विनियोग से हमारा अभिप्राय एक काल के भीतर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से होती है। करने मतलब है किसी भी चीज़ में हम पैसा लगाएंगे पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो वो मेरा विनियोग या निवेश, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हम पैसा किसी चीज़ में क्यों लगाते तो कमाने के उद्देश्य से, तो वो जो पैसा हम लगाएंगे कमाने के उद्देश्य से वो विनियोग ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो हम लोग सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। फिर है प्रत्यक्ष कर क्या है। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। कहने मतलब है सरकार जिस पर टैक्स लगाएगा वही आदमी टैक्स का भुगतान करेगा, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है। तो ऋणों का भुगतान से सरकार की देयता कम होती है, इसलिए यह पूंजीगत व्यय है। अगला क्वेश्चन है यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि MPS बराबर होता है 1 - MPC। यहाँ हो जाएगा, यहाँ C लिखाएगा MPC। अब MPC का मान कितना है 0.3, तो 1 - 0.3। अब इसको हम लोग 1 में 0.3 को घटा दें तो 0.7 हो जाएगा। मतलब MPS का मान कितना होगा 0.7। तो यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा हुआ है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा MPC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहता है। कहने मतलब है कि किसी भी देश से ना आयात हो ना निर्यात हो, किसी देश से लेन देन ना हो, तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब है खंड बी लघुतरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है पूंजी व संपत्ति के स्वामियों को अपनी इच्छानुसार इसको प्रयोग करने का अधिकार होता है। तीसरा है मृत्यु के पश्चात संपत्ति को वैधानिक रूप से अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार भी पूंजीवाद में होता है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक के 3 कार्य निम्नलिखित है। पहला है एक व्यावसायिक बैंक जनता के बचत को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है। जितना भी हमको अपने आसपास बैंक नज़र आते हैं वो सभी व्यावसायिक बैंक ही है। तो वो क्या करते हैं, जनता का बचत को अपने पास जमा रखते हैं। एक व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जरूरतमंद लोगों को उधार के रूप में धनराशि देना होता है। यहाँ धनराशि हो जाएगा, धनराशि मतलब ज़रूरतमंद को अगर लोन लेना है तो वो बैंक से लोन ले सकता है। अगला है एक व्यावसायिक बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया लोगों को उधार देकर साख का निर्माण करता है। मतलब कह सकते हैं कि साख का निर्माण करना भी व्यावसायिक बैंक का ही कार्य है। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तु मतलब होता है जैसे गेहूँ से बन गया आटा, आटा से बनेगा रोटी।
तो जो आपका आटा हो गया वो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, या गेहूं और आटा दोनों मध्यवर्ती वस्तु होगा, और अंतिम वस्तु आपका रोटी होगा जो सीधे उपभोग करने के लिए तैयार रहता है। अब हम लोग इसका गेस्ट पेपर में देख लेते हैं किस तरह लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु इधर है, इधर अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु अर्ध निर्मित वस्तु होता है जो अंतिम वस्तु के लिए कच्चे माल की तरह काम करता है। अब हमको रोटी बनाना है तो भाई गेहूं का आटा पिसाएंगे, उसके बाद ही तो रोटी बनाएंगे। तो जो गेहूं है वो क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में मतलब उसका भी प्रयोग होता है, वो अर्ध निर्मित रहता है, उसको हम लोग पूरा तैयार करते हैं आटा के रूप में, तब रोटी बनता है। यहाँ है जबकि अंतिम वस्तु उपभोग तुल्य वस्तु है जो उपभोग के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब रोटी तैयार हो गया है, गर्मा गर्म हम लोग खा जाते हैं और उसका उपभोग कर लेते हैं, मतलब ये तैयार रहता है उपभोग करने के लिए अंतिम वस्तु। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब गेहूं और आटा का मूल्य हम लोग नहीं जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, हम लोग अंतिम वस्तु मतलब जो रोटी का मूल्य होगा उसी को जोड़ेंगे, क्योंकि अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु को मूल्य को शामिल नहीं करते, बल्कि अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल करते हैं। अब इधर है अंतिम वस्तु में जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तु की गणना की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब MPC बराबर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा C बट्टा डेल्टा Y। इसको हम लोग परिभाषा को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPC का परिभाषा को सीधा सीधी इस तरह याद रखेंगे कि ये डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और Y मतलब होता है आय, C मतलब होता है उपभोग। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, मतलब अनुपात मतलब यहाँ बटा लगा हुआ है, के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह प्रवृत्ति 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। मतलब MPC का मान या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0 और 1 के बीच में होता है। जबकि आय में होने वाले परिवर्तन के कारण खपत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात का बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब अगर 10 रुपया आपके पास है, 10 रुपया में से अगर हम लोग 6 रुपया का खा गए कुछ तो उपभोग कर लिए, तो हम लोग उपभोग प्रवृत्ति निकालेंगे जो उपभोग कर लिए 6 रुपया का, बाकी जो 4 रुपया का बच गया है मेरे पास तो वो क्या बचेगा, उसको हम लोग बचत प्रवृत्ति कहेंगे या उससे बचत प्रवृत्ति का मतलब प्राप्त करेंगे या ज्ञान होगा हमको। हम जानते हैं कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सामान्यतः 1 से कम तथा 0 से अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि आय में होने वाली वृद्धि यहाँ हो जाएगा, आय में होने वृद्धि के जिस भाग को खर्च नहीं किया जाता वह बचत के बराबर होती है। वही अभी हम समझाएं कि 10 रुपया में से 6 रुपया खर्चा करेंगे तो उपभोग प्रवृत्ति में चला जाएगा और जो बाकी पैसा बच जाएगा वो बचत प्रवृत्ति में चला जाएगा। इसलिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति इकाई के बराबर होती है। कहने मतलब है MPC प्लस MPS बराबर क्या होती है, 1 होती है। अब यदि MPC का मान निकालना है तो 1 माइनस MPS हो जाएगा, और यदि MPS का मान निकालना है तो 1 माइनस MPC हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो एक आर्थिक एजेंट उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने या कार्य करने की क्षमता रखता हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक एजेंट आर्थिक गतिविधियों के मुख्य कर्ता हैं, अर्थात उन सभी क्रियाओं से जिनका उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से कुछ संबंध होता है। आर्थिक एजेंट के उदाहरण है उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, सरकार। मतलब ये सभी क्या करते हैं, उत्पादन में अपना योगदान देते हैं, या तो उपभोग करने के लिए या वस्तु का निर्माण करने के लिए। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आर्थिक एजेंट कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। तो राजस्व लेखा में सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्ययों का लेखा जोखा
लिखा होता है। मतलब जो भी हम खर्च करेंगे, मतलब पहले जो भी हम प्राप्त करेंगे, जो मेरा आय होगा उसको हम लोग लिख के रखते हैं कि हमने इतना कमाया। और फिर जो खर्चा करेंगे कि हमको यहाँ खर्चा करना है, हमको दूध वाला को देना है, पेपर वाला को देना है, बच्चा का फीस देना है, तो वो सभी खर्चा हुआ, तो वो हुआ व्यय। तो आय और व्यय का लेखा जोखा ही राजस्व लेखा कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च कहलाता है। में सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों को तिथिवार तथा क्रमानुसार राजस्व लेखा बहियों में लिखा जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां होती है जिनमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती है। पहला, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। मतलब प्राप्ति मतलब जो उससे पैसा प्राप्त होगा वो मतलब शुद्ध रहेगा, वो हम लोग को किसी को देने का जरूरत नहीं है, सरकार की देयता नहीं होती है। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाएं। तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार द्वारा उत्पादन, उपभोग या निवेश से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मतलब सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जो भी उत्पादक करता रहेगा वो अपने हिसाब से उत्पादन करेगा। एक खुली अर्थव्यवस्था साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है, इसलिए उत्पादन एवं रोजगार का स्तर अधिकतम होता है, अर्थात पूर्ण रोजगार होगा। खुली अर्थव्यवस्था की समान स्थिति है। यदि किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो अर्थव्यवस्था स्वयं ही पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर लेती है। ऐसा किसका मानना था? तो JB से का मानना था। अब अगला है सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्पाद विधि के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और उनका योग करके राष्ट्रीय आय के आकार का अनुमान लगाया जाता है। उत्पाद गणना विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप करने में मुख्य रूप से इस बात की ओर ध्यान देना पड़ता है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की गणना बार बार अथवा दोहरी गणना न की जाए। कहने मतलब है कि एक डॉक्टर अपने घर में अगर माली को रखा है और उसको डॉक्टर कमाता है 10,000 रुपया और माली को देता है 1,000 रुपया। अब हम राष्ट्रीय आय का अगर गणना करते हैं तो उसमें देश का नागरिक आपका डॉक्टर भी है, आपका माली भी है। अब जब उसका आय हम पूछते हैं तो डॉक्टर बोलता है मेरा आय 10,000 है, माली कहता है मेरा 1,000 आय है, उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,000 रुपया, जबकि 10,000 से निकल कर ही 1,000 माली पास गया है। तो इसी को हम लोग दोहरी गणना कहते हैं। इसके लिए मतलब दोहरी गणना न की जाए, इसके लिए एक तरीका यह है कि उत्पादन में प्रयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल न करके केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को ही लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा एक वर्ष की अवधि में की गई वृद्धि का योग ले लिया जाए। इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को विभिन्न भागों अथवा क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र और खनन उद्योग सम्मिलित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग, गैस, जल और बिजली की आपूर्ति को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार आदि का समावेश होता है। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न फर्मों अथवा उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लगा लिया जाता है। सभी क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि में हुए उत्पादन के शुद्ध मूल्यों में वृद्धि का जोड़ लगाकर इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जमा कर लिया जाता है। इससे किसी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता चलता है। इसमें से मूल्यह्रास की राशि निकाल देने पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। मूल्यह्रास मतलब होता है घिसावट व या हस्तांतरण आय, ये सब है सो मूल्यह्रास है। जैसे मान लिया हम मशीन खरीदे हैं 10,000 रुपया में, मशीन ठीक चल रहा है, अब उसमें चेन खराब हो गया तो चेन हमको लगाने में 500 रुपया लगा, लेकिन जो 500 रुपया रहेगा उसको हम लोग मूल्यह्रास कहेंगे। या फिर मशीन में तेल पानी में जो खर्चा हो रहा है, ग्रीस लगा रहे हैं, तो वो सब भी मूल्यह्रास में ही जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे और जो पैसा शेष बचेगा वही मेरा शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब यहाँ निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। विक्रय लागत दिया है, कच्चे माल का 50, अंतिम स्टॉक यहाँ दिया हुआ है। अब आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि साधन लागत का फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, फिर है परचेजिंग इफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं सेल मतलब विक्रय कितना है 200, फिर प्लस
5 लाख मतलब 15 माइनस 10, यहाँ पर अंतिम है ना, यहाँ चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में जो परिवर्तन होगा, तो प्रारंभिक स्टॉक 10 है, अंतिम स्टॉक आपका 15 है, तो 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 5 होगा, वही यहाँ 5 लिखा हुआ है। और उसके बाद है परचेज इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब आपका कच्चे माल का क्रय में जो आपका लगा 50 है, तो यहाँ 50 लाख लिखा हुआ है। फिर माइनस 10 लाख है आपका अचल पूंजी हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, उसमें 60 लाख को माइनस कर देंगे, वो आपका कहलाएगा शुद्ध मूल्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन है सट्टा उपदेश प्रायोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता के कारण की जाती है, परंतु मुद्रा की उपयोगिता का स्वरूप अन्य वस्तुओं से भिन्न होता है। मुद्रा की उपयोगिता प्रत्यक्ष नहीं होती, बल्कि विनिमय माध्यम के रूप में अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में होती है। इस प्रकार मुद्रा की मांग किसी देश में विनिमय के लिए उपलब्ध होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बाजार में उपलब्ध वस्तुएं तथा सेवाएं जो मुद्रा के बदले प्राप्त की जा सके उसे मुद्रा की मांग कहते हैं। इन वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा घटाना बढ़ाना मुद्रा की मांग का भी घटाना बढ़ाना होता है। किसी भी समय विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अनेक बातों से प्रभावित होती है, जैसे उत्पादन के साधनों की अल्पता अथवा बहुलता, उत्पादन के साधनों की कुशलता अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, उत्पादन का पैमाना और व्यापारिक संगठन, उत्पत्ति के साधनों का रोजगार स्तर, उत्पादन और उपभोग में अंतर तथा वस्तुओं के हस्तांतरण की गति इत्यादि। अब है मुद्रा को नकद या तरल रूप में रखने की मांग केन्स के अनुसार 3 उद्देश्यों से की जाती है। पहला लेन देन संबंधी उद्देश्य होता है, मतलब हम लोग को डेली खर्च के लिए मुद्रा चाहिए। दूरदर्शिता या सतर्कता उपदेश मतलब भविष्य के लिए कि दुर्घटना हो जाए, कोई घर में बीमार अचानक से पड़ जाए, उसके लिए हम लोग मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं। और सट्टा उद्देश्य मतलब होता है कि जब बाजार में ब्याज दर कम होता है तो आदमी लोग पैसा का मांग करके अपने पास जमा रख लेता है, और जब ब्याज दर बढ़ता है तो वो भी सूद पे पैसा लगा के लाभ कमाते, इसको हम लोग सट्टा उद्देश्य कहते हैं। स्पष्ट है कि लेन देन अथवा व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में वह मूल्य संचालन का कार्य करती है। केन्स के अनुसार लेन देन तथा सतर्कता के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्यतः आय सापेक्ष होती है, मतलब हम डेली खर्चा के लिए अपने पास पैसा कितना रखेंगे या भविष्य में दुर्घटना बीमारी से में खर्च करने के लिए अपने पास कितना पैसा रखेंगे, वो निर्भर करता है मेरे आय पर। मेरा आय जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम ज़्यादा पैसा रखेंगे, कम आय रहेगा तो कम रखेंगे। अर्थात आय में परिवर्तन के अनुसार बदलती है, परंतु सट्टा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन है मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। तो वे समस्त साधन जिनका प्रयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है मुद्रा की पूर्ति कहलाते हैं। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में विधि ग्राह्य मुद्रा मतलब जिसको कानूनी मान्यता मिला हुआ है, धातुमान तथा पत्र मुद्रा मतलब सिक्का और नोट, एवं ऐच्छिक मुद्रा मतलब साख मुद्रा मतलब चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडी हो गया, सभी शामिल होते हैं। मुद्रा की पूर्ति अथवा कुल मात्रा निर्धारित करने के लिए मुख्यतः 3 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न मूल्यों के नोटों की कुल मात्रा। दूसरा, सरकार की ओर से निकाले गए मुद्रा अथवा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की कुल मात्रा। तथा तीसरा, बैंकों में मांग जमा की कुल मात्रा। अब है मौद्रिक साधनों की पूर्ति की मात्रा अनेक तत्वों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे सरकार द्वारा मुद्रा की पूर्ति, राष्ट्र की स्वर्ण संपत्ति, बैंकों का सुरक्षित कोष, साख मुद्रा का विस्तार, आर्थिक विकास का स्तर, विनिमय के लिए वस्तुओं की मात्रा, सामाजिक रिवाज तथा व्यक्तिगत स्वभाव इत्यादि। मुद्रा की उपलब्ध मात्रा अथवा पूर्ति किसी निश्चित समय से संबंध रखती है। यदि हमें मुद्रा की पूर्ति निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष में देखनी हो तो उसके लिए मुद्रा की चलन गति पर विचार करना पड़ता है। मुद्रा की चलन गति व्यक्तियों, व्यापारियों, फर्मों तथा अन्य लोगों के बीच किसी निश्चित अवधि में होने वाले मौद्रिक हस्तांतरणों की संख्या की ओर संकेत करता है। इस संख्या में प्रत्येक हस्तांतरण को शामिल करते हैं, चाहे वह उपभोक्ता द्वारा किए जाए कर्मों, उत्पादकों द्वारा किए गए कर्मों अथवा वित्तीय लेन देन से संबंधित हो। एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा की चलन गति कहते हैं। मतलब लेन देन में जो भी हम पैसा लगाते जाएंगे, मेरे हाथ से उसके हाथ, उसके हाथ से इसके हाथ, उसके हाथ से तिसके हाथ पर जो चला जाता है उसको हम लोग मुद्रा की गति कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी रेखा में
पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। तो जब दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे की अपेक्षा अधिक खड़े ढाल वाली होती है और आलेख के पैरामीटरों जैसे ई और एम के मूल्यों के घटने बढ़ने से परिवर्तित होती है, तो स्थिति को सरल रेखा में पैरामीटर शिफ्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं c बराबर c बार, और ये है c बराबर c बार प्लस बी वाई, और ये है आपका b मतलब यहाँ आपका हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इधर I को लिया गया है, इधर उपभोग को लिया गया है। अब एक सरल रेखा का समीकरण होता है b बराबर ma प्लस ई के रूप में दर्शाएगा, जिसमें से a और b दो परिवर्तित चर है। मतलब a और b, मतलब ये a है और ये b जो है वो परिवर्तित है, मतलब ये बदल सकता है। परिवर्तित मतलब होता है बदलने वाला। और जहाँ पर m जो है वो ग्रेटर देन 0 है को सरल रेखा की प्रवणता कहा जाता है, और e ग्रेटर देन 0 ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अंतखंड है। जब u में 1 इकाई की वृद्धि होती है तो b के मूल्य में m इकाई से वृद्धि हो जाती है। कहने मतलब है कि जब आपका a में वृद्धि होगी तो उस हिसाब से आपका b भी बढ़ेगा। मतलब अगर a को हम लोग 1 बढ़ाते हैं तो b भी मेरा 1 या 2 बढ़ जाएगा। इसे आलेख में परिवर्तित का संचलन कहते हैं, परंतु जब m या e में परिवर्तित होता है तो इसे आलेख का पैरामीटर शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि m और e को आलेख का पैरामीटर कहा जाता है। अन्य शब्दों में आलेख की प्रवणता अथवा अंतखंड में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे आलेख का पैरामीटर शिफ्ट कहते हैं। इसे उपभोग फलन द्वारा समझा जा सकता है। ये उपभोग फलन का फॉर्मूला है c बराबर c प्लस बी वाई। यदि y में परिवर्तन, y मतलब हो गया i, b जो y के साथ है इसका मतलब b हो गया आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो i पर निर्भर करता है, और ये c मतलब हो गया आपका उपभोग। तो यदि y में परिवर्तन से c में परिवर्तन हो तो इसे आलेख पर परिवर्तन की संकलन कहेंगे, परंतु यदि c या है में परिवर्तन हो तो इसे आलेख की पैरामीटर शिफ्ट कहा जाएगा। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब आय में परिवर्तन से अगर उपभोग में परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग पैरामीटर शिफ्ट भी कहेंगे। प्रवणता मतलब होता है ये कितना तीक्ष्ण है, ये कितना तीक्ष्ण है, ये इस पे निर्भर करता है। तो प्रवणता में परिवर्तन होने पर वक्र इस प्रकार खिंच सकता है कि प्रवणता बढ़ने पर वक्र अधिक ढाल वाला हो जाता है और परिवर्तन के घटने पर वक्र कम ढाल वाला हो जाता है। अब फिर है अंतखंड में परिवर्तन। तो अंतरखंड बढ़ने पर वक्र उतनी ही मात्रा से समांतर रूप से, क्योंकि प्रवणता समान है, ऊपर की ओर खिसक जाता है, मतलब बराबर खिसक जाता है। और इसके विपरीत अंतखंड घटने पर उतनी ही मात्रा से समांतर रूप से नीचे की ओर खिसक जाता है। मतलब ये वक्र जो इस तरह है ये बराबर शिफ्ट करेगा, और ऊपर की ओर अगर शिफ्ट करेगा तो वृद्धि होगा, नीचे किसी ओर अगर बराबर शिफ्ट कर रहा है तो कमी होगा। इसको हम लोग कहते हैं अंतखंड में परिवर्तन। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।